नमस्कार दोस्तों। आज फिर किताबें करती हैं बातें का क्रम हम शुरू करते हैं एक और नई किताब के साथ। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हम एक कथेतर गद्य की किताब पर बात करेंगे, एक जीवनी पर बात करेंगे। और जिस किताब पर हम चर्चा करेंगे उस किताब को जिस पर केंद्रित किया गया है उन सब का हम सब के जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। और बहुत बहुत सारे ऐसे उनके शेर हैं, उनकी गज़लें हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता रहा है। मैं अगर अपने खुद की बात करूं तो मुझे लगता है कि भारत में कबीर एक बड़े कवि हुए और कबीर के बाद एक दूसरे बड़े कवि जो उसी परंपरा में आए वो गालिब हुए। वो जो कबीर ने कहा था, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, लगभग उसी परंपरा में गालिब आते हैं। और उसी परंपरा में गालिब की शायरी आती है, गालिब की गज़लें आती हैं। और यदि आप गालिब को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि गालिब के यहाँ भी उस कबीर की परंपरा का निर्वाहन किया गया है। तो आज हम गालिब पर केंद्रित एक किताब की चर्चा करेंगे। इस बीच जैसा आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि लॉकडाउन जो है वो फिर से 15 दिन या 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये पूर्व निर्धारित था, इसको हम लोग भी मानकर चल रहे थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए हम लोगों के लिए ये कोई एक नई खबर नहीं है। लॉकडाउन को लेकर सबके मन में ये बात बैठ गई है कि कम से कम मई के अंत तक और अधिकतम ये जून के अंत तक चलना ही है, क्योंकि जब तक उस वायरस की पूरी चेन अच्छे से नहीं टूट जाएगी तब तक इस लॉकडाउन को करना ही पड़ेगा। और चूंकि अभी भारत में संक्रमण का जो दर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। सारे विश्व में जिस दौर में बढ़ रहा था उस समय भारत में इतने तेज़ी से आंकड़े नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़े हैं। इसीलिए लॉकडाउन भी जो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी अब 15 दिन या 2 हफ्ते बढ़ गया है। खैर, इस हफ्ते के क्रम में हम एक किताब के साथ उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जो कल हमने इस सप्ताह की किताबों में कल हमने जो चर्चा की वो हमने आकांक्षा पारे काशी के कहानी संग्रह पर चर्चा की, पिघली हुई लड़की पर। और आज हम एक जीवनी पर चर्चा करेंगे। ये जीवनी बहुत अलग तरीके से लिखी गई जीवनी है। और जब आप किसी बहुत बड़ी शख्सियत को, इतिहास की किसी बड़ी शख्सियत को उठाकर उस पर लिखने का प्रयास करते हैं तो बहुत सतर्क होकर, बहुत सावधानी के साथ ही लेखन करना पड़ता है। और विशेषकर किसी ऐसी शख्सियत को जब आप उठा रहे हैं जो कि भारतीय जनमानस के साथ कम से कम साहित्य के क्षेत्र के लोगों के मन में तो जो एक विशेष स्थान रखता हो और जिसके ऊपर कई सारी किताबें पहले से आ चुकी हैं। पारुल जी नमस्ते। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी लेखक के लिए कि वो उस बड़ी शख्सियत को किसी एक किताब में बांध सके। और जब बात चल रही हो मिर्ज़ा गालिब की तब तो और मुश्किल हो जाती है किसी भी लेखक के लिए। जो मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कबीर के बाद कबीर की परंपरा के जो दूसरे बड़े कवि हैं वो गालिब हैं। आप कल्पना करें कि खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जैसा शेर आज के दौर में कोई बहुत साहसी शायर भी लिख सकता हो। कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। ये ऐसा शेर कह देना वो गालिब के बस की बात है। जो कबीर कहते थे ये कबीर की परंपरा में ही गालिब हुए। तो जब आप मिर्ज़ा गालिब पर कोई किताब लिखते हैं या मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी को समेटने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी आपके सामने चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों से आपको रूबरू होना पड़ता है। और चूंकि गालिब फ़ारसी मूलतः फ़ारसी के शायर थे, फिर उस दौरान उर्दू
अरबी, उन सब भाषाओं पर उनका बराबर अधिकार था। और ये किताब हिंदी के पाठकों के लिए लिखी गई है। इस तरह के प्रयोग बहुत अच्छे प्रयोग हैं। मुझे लगता है कि सारे जो बड़े शायर हुए हैं, उर्दू के, अरबी के, फारसी के, जो भारत में हुए बड़े शायर, उनके ऊपर इस तरह की केंद्रित किताबें ज़रूर आना चाहिए। संवाद प्रकाशन ने ये दूसरा महत्वपूर्ण काम किया। इससे पहले जो मैंने जोश मलिहा अबादी के जीवन पर जो किताब आपके सामने जिसकी चर्चा की थी, वो भी संवाद प्रकाशन से ही सामने आया। मिर्ज़ा गालिब मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं। कई लोग मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कुछ लोगों को मीर साहब पसंद आते हैं, लेकिन मुझे मिर्ज़ा गालिब बहुत पसंद आते हैं। मुझे मिर्ज़ा गालिब का कहने का अंदाज़, उनका तरीका, और वो खिलंदड़पन कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, ये मिर्ज़ा गालिब के यहाँ ही है। और ये मिर्ज़ा गालिब ही कह सकते हैं इस तरह के शेर। तो उन मिर्ज़ा गालिब के ऊपर जब आप किताब लिखने बैठते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने खड़ी होती हैं। इस चुनौती को स्वीकार किया और इस चुनौती को स्वीकार कर इस किताब को लिखने का काम किया। जयपुर के बड़े अच्छे लेखक हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, जो मैंने कहा कि इस बार संयोग है कि हमारे तीनों लेखक इस सप्ताह के सक्रिय रूप से पत्रकारिता में हैं। कल जिनकी किताब पर हम चर्चा करेंगे, योगिता यादव जी, वो भी सक्रिय रूप से पत्रकारिता में हैं। अब कुछ समय पहले तक जम्मू में पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी, अब इन दिनों दिल्ली, नोएडा में हैं वो। तो ये जो आज की किताब है गली कासिम जान, ये विनोद भारद्वाज जी द्वारा लिखी गई मिर्ज़ा गालिब की जीवनी है। जिंदगी नामा मिर्ज़ा गालिब, गली कासिम जान। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि किसी की जीवनी लिख देना कितना मुश्किल है। अमेरिका से सुधाम ढींगरा जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। और इस किताब को जब मैंने देखा तो कई सारी किताबों से उन्होंने संदर्भ लेकर इस जीवनी को तैयार किया है। बहुत मुश्किल होता है कि अलग अलग जगह संदर्भों के आधार पर आप जीवनी तैयार करें। खंडवा के बहुत अच्छे कवि शैलेंद्र शरण जी जुड़ गए, उनका स्वागत है। और कल जिनकी किताब पर हम चर्चा करेंगे, योगिता यादव जी, बड़ी अच्छी कहानीकार हैं, वो भी जुड़ गई हैं साथ में, उनका भी स्वागत है। तो जब आप किसी एक शख्सियत की जीवनी लिख रहे होते हैं और उस जीवनी के लिए आप अलग अलग जगह से संदर्भों से जीवन खंड को जमा करते हैं और पूरी एक जीवनी बनाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को विनोद भारद्वाज जी ने बहुत कुशलता के साथ पूरा किया है। मेरे जैसे लोग जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब पर गुलजार साहब द्वारा बनाया गया सीरियल, अद्भुत सीरियल, उस दौर में देखा, और मैं मतलब अपने लिए तो कम से कम कह ही सकता हूँ कि मैंने तो उस धारावाहिक को उसी तरह से देखा जिस तरह से उस दौर में लोग धार्मिक सीरियल देखा करते थे। तो मेरे लिए मिर्ज़ा गालिब देखना लगभग उसी तरीके से होता था कि मैं बहुत नियम से उस धारावाहिक को देखता था। तो इस किताब में दी गई जानकारियाँ बहुत सारी मेरे दिमाग में, स्मृति में वो सब चीज़ें ताज़ा होती चली गईं। नसीर साहब का वो अभिनय मेरे आंखों के सामने दृश्य के रूप में उपस्थित होने लगा। इस किताब में विनोद भारद्वाज जी ने गालिब की पूरी जिंदगी का चित्र खींचा है और बहुत अच्छे से खींचा है। मतलब उन्होंने कहीं भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बहुत बड़ी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में लिख रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये उसका एक अंधेरा पक्ष है। लेकिन इस किताब में विनोद भारद्वाज जी ने बहुत ईमानदारी के साथ गालिब के अंधेरे और उजाले दोनों पक्षों को सामने रखा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस किताब को पढ़ते समय गालिब का
कि गालिब की ज़िंदगी का अंधेरा पक्ष ज़्यादा दिखाई देता है। गालिब का खुद का भी अंधेरा पक्ष बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जो मिर्ज़ा गालिब सीरियल में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता, लेकिन इसमें दिखता है। और इसको पढ़ते समय हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि गालिब एक बहुत लापरवाह किस्म के व्यक्ति थे, जो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत गंभीर कभी नहीं रहे। और इस किताब को पढ़ते समय एक अचरज ये होता है कि वो इतनी परेशानियों में घिरे रहे, इतने संकटों में फंसे रहे और भागते रहे, दौड़ते रहे कि ज़िंदगी में कुछ स्थायित्व आ जाए, कहीं से कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए। उस दौर, इस सब के बावजूद वो ऐसी महान शायरी उसी समय में लिख गए। ये थोड़ी सी आश्चर्य की बात इसको पढ़कर ज़रूर लगती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं था। पत्नी जब सामने आती हैं पैसों की बात को लेकर, तो गालिब की शर्मिंदगी और वो सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो इस किताब पर चर्चा शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी किताबों को लिखने से पहले जितने श्रमपूर्वक शोध की ज़रूरत होती है, वो विनोद भारद्वाज जी ने इस किताब को लेकर खूब किया है। और गालिब की ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को जमा किया है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल सकता है। अगर वो कानपुर में है, कानपुर में रहे तो कानपुर की क्या डिटेलिंग थी, वहाँ से लखनऊ गए तो लखनऊ की क्या डिटेलिंग थी, लखनऊ से जब वो काशी पहुँचते हैं तो काशी में क्या क्या घटनाक्रम होता है, वहाँ से कोलकाता जाते हैं तो फिर वहाँ क्या घटनाक्रम होता है, फिर वापस दिल्ली लौटते हैं। तो इस किताब के बड़े हिस्से में वो सफ़र है जो दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से काशी और काशी से कोलकाता, 2 से 3 साल के अवधि का वो सफ़र है जो गालिब की ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सफ़र है। वो अपनी पेंशन को लेकर जो सफ़र करते हैं, इस किताब में उस पूरे सफ़र की बहुत बहुत सूक्ष्म जानकारियाँ भी दी गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस किताब को पढ़ते समय एक और बात जो अच्छी लगती है कि इस किताब की भाषा जो है वो विनोद भारद्वाज जी ने लगभग वैसी ही रखी है जैसी मिर्ज़ा गालिब की जीवनी की भाषा होनी चाहिए। और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये हिंदी में लिखी गई किताब है, क्योंकि हिंदी और उर्दू में केवल बहुत ज़्यादा तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि लिपि का ही फ़र्क है। बाकी अगर हम बोलने पर आते हैं तो उर्दू और हिंदी लगभग एक जैसी हो जाती है और एक सी होनी भी चाहिए। इस किताब में उसी भाषा में लिखा गया है इस पूरी किताब को। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने बताया कि ये संवाद प्रकाशन से प्रकाशित होकर ये किताब आई है और 300 रुपये इसका मूल्य है और ये लगभग 240 पेज की किताब है और 300 रुपये मूल्य में ये किताब बहुत अच्छी किताब है। मंजू शर्मा जी नमस्ते, आपका स्वागत है। और इस किताब में जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं दिए गए हैं। विनोद भारद्वाज जी ने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में गालिब की ज़िंदगी को व्यक्त किया है और कहीं भी इस किताब को आप जब ऐसे पलट के देखेंगे तो इसमें बमुश्किल आपको कोई ऐसा पैराग्राफ दिखेगा जिसमें 10 से ज़्यादा लाइनें हैं, 10 से ज़्यादा पंक्तियां हैं। शुक्रिया योगिता जी। मैं कोशिश करता हूं कि किताब को पाठक के सामने पूरी तरह से खोल दूं ताकि वो रुचि लेकर फिर उस किताब को तलाशे। तो क्या होता है कि जब आप कथेतर गद्य पढ़ते हैं या जब आप इतिहास की कोई किताब पढ़ते हैं तो जब लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिखते हैं तो पढ़ने से पहले ही आपके अंदर थोड़ा सा एक असहज होने का भाव आता है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ आगे आ रहा है, या 2-2 पेज लंबे पैराग्राफ होते हैं तो थोड़ा असहज लगता है। ये किताब पढ़ने में आसान इसलिए होती है कि इस किताब में कहीं कहीं तो 2-2 लाइनों में पैराग्राफ टूट रहे हैं। संवाद नहीं है लेकिन पैराग्राफ ही टूट जाता है। और गालिब की ज़िंदगी के बारे में जो सबसे अच्छी बात ये रही कि गालिब बातचीत में उनकी ह्यूमर बहुत होता था और जिस तरह से वो हाजिर जवाब हुआ करते थे
और जिस तरह से वो उत्तर दिया करते थे, फक्कड़ थे, बिल्कुल कबीर की तरह फक्कड़ हुआ करते थे। उन्होंने राजाओं, नवाबों की और नवाबों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों की कभी परवाह नहीं की। इसमें, इस किताब में ऐसा सारा जिक्र हमें मिलता है। तो गालिब ऐसी शख्सियत की तस्वीर ठीक से बना लेना ये बहुत मुश्किल काम है। जो मैंने कहा कि जीवनी लिखना बहुत मुश्किल काम है, और जीवनी जब आप गालिब की लिख रहे हो तब तो बहुत मुश्किल काम है। तो विनोद भारद्वाज जी ने भाषा के स्तर पर, इस किताब के शिल्प के स्तर पर, शोध के स्तर पर वो सारे काम बहुत ही, जिसे कहते हैं, परफेक्शन के साथ किए हैं। बार बार मेरे जहन में वो बात आ जाती है कि प्रशंसा को लेकर मैंने कल भी चर्चा की थी, आज भी मैं वही चर्चा करता हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी किताब में कुछ ऐसी हुई है जो आपको अच्छी लगी है, तो फिर प्रशंसा के अलावा क्या किया जा सकता है। तो इस किताब में ये चीज़ बहुत अच्छी है, और वो छोटे छोटे से जो एक एक दो दो लाइन के पैराग्राफ्स हैं, वो आपको पढ़ते समय भय नहीं पैदा करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस जल्दी से ये पैराग्राफ तो ख़त्म हो रहा है, अगले पैराग्राफ पर जाएंगे। इस किताब को पढ़ते समय आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि विनोद भारद्वाज जी ने इससे पहले किसी नाटक की या किसी फिल्म की या रंगमंच के लिए कुछ लिखा है या अथवा नहीं लिखा है। ऐसा इनके परिचय में यहाँ कहीं लिखा नहीं गया है। खाली ये लिखा है कि पिछले 4 दशकों से पत्रकारिता, लेखन एवं कला में सक्रिय। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि इस लेखक ने फिल्मों की पटकथा या नाटक या रंगमंच के लिए कुछ न कुछ लेखन का काम ज़रूर किया है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे आप कोई पटकथा पढ़ रहे हैं, या तो फिल्म की पटकथा पढ़ रहे हैं या कोई नाटक पढ़ रहे हैं। जो जिस तरह से दृश्य बनते हैं, जिस तरह से एक पूरा दृश्य, जो पटकथा, चूंकि मैंने 2-3 फिल्मों के लिए लिखने का काम किया है, तो वहाँ दृश्य के हिसाब से काम करना पड़ता है कि सीन 1 यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ से सीन 2 शुरू होगा। इस किताब पर अगर काम करके गालिब के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए या कोई धारावाहिक बनाया जाए, तो ये इस तरीके से लिखा गया है कि ये एक तैयार पटकथा है, जिसके ऊपर आपको अलग से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ दृश्य बनते हैं, दृश्य खत्म होते हैं, दृश्य दूसरा शुरू हो जाता है। पात्र बहुत स्पष्ट पात्र हैं कि अगर ये सीन है, ये दृश्य है, तो इसमें कौन कौन पात्र हैं और दूसरे दृश्य में कौन कौन पात्र हैं। और उन सब के बीच गालिब का वो स्वाभिमान, वो जो लेखकीय स्वाभिमान है, वो पूरी किताब में दिखाई देता है। गालिब बहुत कठिन समय में रहे, पैसों की तंगी जीवन भर रही, मरते दम तक उनके सामने रही। बावजूद इसके कि वो 2 या 3 नवाबों के उस्ताद रहे, जैसे नवाब रामपुर जो थे उनके उस्ताद रहे गालिब, और वाजिद अली शाह के भी शायद उस्ताद रहे, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि वो बहादुर शाह जफ़र के भी उस्ताद रहे आखिर समय में, इब्राहिम जौक के मर जाने के बाद। तो इतने सारे नवाबों के वो उस्ताद शायर रहे, मतलब उन नवाबों की गज़लों में इस्लाह करते रहे। उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी इतनी ही कठिन रही और तंगी ऐसे ही रही, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी भी वैसी हो गई थी जैसी गालिब की ज़िंदगी थी, और अंग्रेज़ों की हुकूमत आ चुकी थी। अंग्रेज़ों ने पूरे देश पर लगभग कब्जा कर लिया था, और उसी दौर में गालिब अपनी आंखों से सब देखते हैं। एक जीवनी को पढ़ते समय मेरे जैसा लेखक क्या ढूंढता है, किसी की आत्मकथा को पढ़ते समय मेरा जैसा लेखक उसमें क्या ढूंढता है। मेरे जैसा लेखक जो इतिहास पढ़ने का बड़ा शौकीन है। रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक जगह रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि तुलसीदास उसी समय में हुए जिस दौर में अकबर और राणा प्रताप हुए।
लेकिन तुलसीदास के किसी भी साहित्य में उस दौर की राजनीतिक गतिविधियों का कोई जिक्र नहीं है। मैंने बहुत पहले संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ी थी, तब मैंने जैसे ही ये पंक्ति पढ़ी मैं कुछ देर को रुक गया। मुझे लगा कि 200 साल बाद, 300 साल बाद आपको पढ़ने वाला पाठक आपसे क्या क्या उम्मीदें बांधता है। वो ये उम्मीदें भी बांधता है कि जिस दौर में आप लिख रहे थे उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आपकी रचनाओं में आए। आप भले ही भक्ति काव्य लिख रहे हैं, आप भले ही प्रेम का काव्य लिख रहे हैं, लेकिन उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां जरूर दिखना चाहिए, राजनीतिक हलचल दिखना चाहिए, सामाजिक परिवेश दिखना चाहिए। तो जब रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं संस्कृति के 4 अध्याय में कि तुलसीदास राणा प्रताप और अकबर के बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जिसकी तलाश की जाती है। इस किताब में विनोद भारद्वाज जी ने गालिब के बहाने उस पूरे समय की पड़ताल की है। गालिब का जब बचपन या किशोर अवस्था है, वो लगभग वो समय है जब भारत से मुगलों का साम्राज्य खत्म हो रहा है, अंग्रेज़ों का उदय हो रहा है, और जब गालिब की अंत समय होता है उस समय तक अंग्रेज़ों का पूरा शासन हो चुका होता है। वो भारत के लिए बहुत ही क्रूशल दौर रहा है। उस दौर के बारे में जानना मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ नया रहता है। इस किताब में भी बहुत कुछ नया मिलता है। उस दौर की जानकारी लेना कि आगरा में क्या स्थिति थी, दिल्ली में क्या स्थिति थी, अवध की क्या स्थिति चल रही थी, कोलकाता में क्या स्थिति चल रही थी, और अंग्रेज़ों का आगमन कोलकाता के रास्ते से ही क्यों हुआ था। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ इस किताब में जो पहले से मेरे पास थी, लेकिन उसमें कुछ नया बढ़ा है। किसी भी किताब की आपके ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही होती है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या नया बढ़ा कर जाती है। आपके पास जो पहले से उपलब्ध जानकारियां हैं, उसमें वो किताब आपको क्या और नई चीज़ें बढ़ाकर ख़त्म होती है। जब इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने ख़त्म किया तो मैंने पाया कि बनारस और को लेकर मेरे पास में बहुत अच्छी सूचनाएं हैं अब, और विशेषकर उस समय के बनारस को लेकर बहुत सारी सूचनाएं हैं मेरे पास। दिल्ली को लेकर भी बहुत सारी नई सूचनाएं हैं। जो सूचनाएं पहले से थी उसमें कुछ वृद्धि हुई है। कोलकाता के बारे में बहुत अलग तरह की सूचनाएं हैं मेरे पास। यात्रा को लेकर कि यात्राएं किस तरह से होती थी, सफ़र किस तरह से होता था, संवाद किस तरह से होते थे, और जिस दौर में अंग्रेज़ी हुकूमत और राजाओं की हुकूमत समानांतर रूप से चल रही थी, उस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय किस तरह से लिए जाते थे, वो इसमें दिखाई देता है। जैसे नवाब शमसुद्दीन, जिनके साथ गालिब का सबसे लंबा झगड़ा या सबसे लंबा द्वंद्व चलता है, जो पेंशन को लेकर जो द्वंद्व चलता है, जो गालिब को जो पेंशन मिलती थी जो रोक दी जाती है, उनके चाचा की तरफ से वो पेंशन मिलती थी। उनके चाचा की मृत्यु के बाद, चूँकि उनके चाचा फौज में थे तो इसके कारण वो पेंशन उन्हें मिलती थी, लेकिन वो पेंशन रुक जाती है, और उनके ससुर के भाई के बच्चे जो नवाब होते हैं, उनके द्वारा वो पेंशन रोक दी जाती है। तो उनके साथ जो नवाब शमसुद्दीन है, उनके साथ में एक पूरी इस किताब में लगभग आधे हिस्से में एक द्वंद्व चलता है, और आखिर में नवाब शमसुद्दीन को फांसी हो जाती है। वो नवाब हैं, लोहारू के नवाब होते हैं, और उनको अंग्रेज सरकार फांसी पे चढ़ा देती है एक अंग्रेज अफसर की हत्या के षड्यंत्र में। तब ये समझ में आता है कि अंग्रेज हुकूमत किस तरह से प्रभावशाली हो रही थी उस दौर में, और उसको पूरे को जब आप देखते हैं, उसको जब आप पढ़ते हैं, तो वो आपको समझ में आता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत की सत्ता पर धीरे धीरे अधिकार किया। जो हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, पाठ्यपुस्तक में ही मैंने पढ़ा है कि बहादुर शाह जफर के सामने थाली में रख के उनके बच्चों के कटे हुए सर प्रस्तुत किए गए थे। ये किताब उसका दूसरा रुख बताती है कि बहादुर शाह जफर के बच्चे अय्याश और आवारा किस्म के थे, और वो
उनके अलग अलग दृश्य जो इसमें दिखाई देते हैं कि एक कहीं झगड़ रहा है और कहीं कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नवाबों नवाब क्या, वो तो भारत के सुल्तान बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं। तो ये उसका एक दूसरा रुख हमें पता चलता है इस किताब से। इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब के बीच का द्वंद्व इसमें दिखाई देता है, लेकिन उतना नहीं दिखाया गया जितना मिर्ज़ा गालिब उस धारावाहिक में दिखाया गया था। इसमें संकेतों में है कि उन दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी है। मोमिन और गालिब के बीच के बहुत अच्छे संबंधों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है और बहुत अच्छे से उनका चित्रण किया गया है इसमें। पत्नी उमराव और गालिब के बीच के जो मौन संवाद हैं वो लेखक ने बहुत कुशलता से दिखाए हैं कि पत्नी खड़ी है, गालिब खड़े हैं और घर में जो आर्थिक तंगी है उसको लेकर दोनों एक दूसरे के साथ मौन रहकर जो बात कर रहे हैं और उसको जिस तरह से इस किताब में दिखाया है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये किताब गालिब को देखने का एक नया नज़रिया भी हमें देती है। गालिब जिनको हमने अभी तक पढ़ा है या धारावाहिक में देखा, फिल्मों में देखा, उनको देखने का, उन्हें समझने का एक नया नज़रिया इस किताब के द्वारा मिलता है। इस किताब में कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी खटकी हैं, जो प्रकाशक की तरफ से की गई गलतियां हैं, मैं लेखक को इसके लिए दोषी नहीं देना चाहता, कि गालिब जैसे बड़े शायर के शेर इसमें गलत टाइप हुए हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि जैसे आई अगर बना तो जिगर से टली नहीं, अब बला को बना इसमें लिख दिया गया है। ये छोटी सी गलती है, लेकिन इसकी तुलना में और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। जैसे बादशाही का जहाँ ये हाल हो गालिब तो फिर, बादशाही का जहाँ ये हाल हो गालिब तो फिर, क्यों न दिल्ली में हर चीज़ नवाबी करें। अब इसको मेरे जैसा मैं जो थोड़ा बहुत शायर हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ मात्राएं छूट गई हैं। तो फिर मैंने दीवाने गालिब उठाया और दीवाने गालिब में देखा तो असल में क्यों न दिल्ली में हर एक नाचीज़ नवाबी करे, हर एक नाचीज़ नवाबी करे की जगह यहाँ टाइप हुआ है क्यों न दिल्ली में हर चीज़ नवाबी करे। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन गालिब जैसे शायर के साथ जब आप कर रहे हैं तो जैसे एक गालिब का बड़ा शेर है कि देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने पर, तो कतरे की जगह यहाँ कतरा टाइप हो गया, कतरा पे गुहर होने तक। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सावधानी अगले संस्करण में ज़रूर करनी चाहिए कि जब आप गालिब के शेर लिख रहे हैं तो ये प्रकाशक को सावधानी बरतनी चाहिए कि दीवाने गालिब उठाकर उन सारे शेरों को टैली कर लिया जाए। गज़ल में जो गज़ल के जानने वाले जुड़े हैं वो समझते होंगे कि आधी मात्रा से भी पूरी गज़ल, पूरा शेर, पूरा मिसरा बेबहर हो जाता है। तो आपको ये सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी कि वो आधी मात्रा भी कम ना पड़े वहाँ पर। इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनको ठीक अगले संस्करण में कम से कम किया जाना चाहिए। और एक जगह जो चीज़, हालांकि उस चीज़ को आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन चूंकि जब आप उर्दू की किताब लिख रहे हैं, उर्दू के किसी शायर की जीवनी लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक शब्द है खिलाफत, उसको हम लोग अक्सर उपयोग करते हैं विरोध के संदर्भ में, खिलाफत कि वो मेरी खिलाफत करता है, लेकिन असल में खिलाफत जो शब्द है वो खलीफा से बना हुआ है। मैं इसमें तलाश कर रहा हूं कि वो मुझे कहाँ मिला था। तो खिलाफत विरोध के लिए जो शब्द है वो मुखालफत है। जैसे इसमें बदले हालात और मेरी खैरियत चाहने वालों की सलाह ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि इस मामले में खिलाफत करने वालों से सुलह सफाई का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। और इसमें मगर खिलाफत बंद नहीं हो रही थी। इसमें 3-4 जगह ऐसा नहीं था कि कलकत्ता का सारा अदबी माहौल मेरी खिलाफत में था। खिलाफत जो शब्द है, खिलाफत शब्द खलीफा से उत्पन्न होने वाला शब्द है। खलीफा से खिलाफत बनता है। आप याद करिए भारत की आज़ादी का खिलाफत आंदोलन, जो
खिलाफत का मतलब होता है कि आप किसी खलीफा के अंतर्गत होने वाला कार्य, उसको खिलाफत कहा जाता है। विरोध के लिए मुखालफत शब्द एक होता है। हालांकि इन दिनों खिलाफत शब्द को बहुत साधारण तरीके से विरोध के लिए, कि जैसे अगर कहना है कि वो मेरा विरोध कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मेरी खिलाफत कर रहा है, जबकि हमें ये कहना चाहिए कि वो मेरी मुखालफत कर रहा है। तो उर्दू के शब्दों का उपयोग एक ही जगह मुझे थोड़ा सा लगा, इसको भी अगर अगले संस्करण में ठीक कर लिया जाए, मुखालफत कर दिया जाए खिलाफत की जगह, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको लेकर मेरी एक बार उर्दू के बड़े ठीक ठाक शायर हैं, उनसे मेरी बहस हो गई। मैंने उनसे कहा कि आपने खिलाफत शब्द उपयोग गलत किया है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा चलिए लुगत उठाते हैं, शब्दकोश उठाते हैं, उसमें मैंने दिखाया तो खिलाफत, मैंने कहा मुखालफत शब्द होता है असली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। बहरहाल ये छोटी छोटी सी गलतियाँ अगले संस्करण में सुधारी जा सकती हैं, लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि गालिब हम सब के पसंदीदा शायर हैं, हम सब गालिब को पसंद करते हैं, इसलिए इस किताब को हमें ज़रूर पढ़ना होगा। बहाने हमें गालिब को जानने का मौका मिलता है, हमें गालिब को समझने का मौका मिलता है कि गालिब किस तरह के शायर हैं, गालिब की ज़िंदगी कैसी रही है, गालिब का व्यक्तित्व कैसा रहा है और गालिब का संघर्ष कैसा रहा है। और उन सब घटनाओं के ऊपर बहुत विस्तार के साथ इस किताब में विनोद भारद्वाज जी ने चर्चा की है। इस तरह की किताबें हिंदी में इन दिनों आने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन किताबों को एक नई तरह की भाषा, एक नई तरह की शैली में लिखा जा रहा है, जो कि पाठकों के साथ सीधे संवाद कर लेती है, पाठकों के साथ सीधे कनेक्ट करती हैं ये किताबें। और जब इन किताबों को आप पढ़ते हैं तो एक नई दुनिया की सैर आपको ये किताबें करवाती हैं। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं कुछ पढ़ने के मुँह का संवरण नहीं कर पा रहा। जब मिर्ज़ा गालिब की बात हो रही हो तो मुझे याद आ रहा है कि बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवाह, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज़, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुँह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ीवालान की कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुराने सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। इस किताब में भी असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। ये गालिब के बनने की किताब है, ये गालिब के निर्माण होने की प्रक्रिया को समझाने वाली किताब है, और इसे पढ़कर आपको समझ आता है कि एक लेखक की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें और कितनी पीड़ाएं होती हैं, और उनसे जूझते हुए वो आपके लिए लिखता है। वो लिखता है हमारे लिए, वो अपने लिए नहीं लिखता है। तो ऐसी किताबें बार बार आनी चाहिए, इस संघर्ष को बताने वाली किताबें बार बार आनी चाहिए, क्योंकि जो नए लेखक हैं उनको पता चलता है कि लेखक का जीवन कितना कठिन जीवन होता है। गालिब जिनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है, आज वो गालिब इतिहास बन चुके हैं शायरी में जो नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है वो मिर्ज़ा गालिब का नाम दिखाई देता है। तो ये बातें लेखकों को ज़रूर पता चलनी चाहिए कि लेखक को जो कुछ भी मिलता है उसके लिए कई बार 200 साल, 300 साल, 400 साल तक उसे इंतज़ार करना होता है, तब जाकर उसको वो सब कुछ मिलता है जिसके लिए उसने लिखा था, जिसके लिए उसने लेखन किया था।
इस बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत किताब के लिए मैं विनोद भारद्वाज जी को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह की कुछ और किताबों का सिलसिला उनकी तरफ से, क्योंकि जीवनी की लिखने की कला में वो बहुत पारंगत हैं। इस किताब से मुझे पता चलता है कि जीवनी लिखने की कला में वो बहुत पारंगत हैं और वो चाहें तो इस तरह की और किताबें भी हम पाठकों के लिए लिख सकते हैं। भाषा, शैली, शिल्प के लिए उनको बहुत बधाई, और बहुत बधाई कि उन्होंने गालिब को एक बार फिर से गली कासिम जान में जिंदा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।